मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस मुल्क के ऊपर है, इस मुल्क के इदारों के ऊपर है, इस मुल्क के मुख्तदर लोगों के ऊपर है कि जिनकी इतनी सोच छोटी है कि एक शख्स की दुश्मनी में जो जेल में बैठा हुआ है पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दिए, आज जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना के रख दिया, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए। मैं आज भी उनको कहता हूँ, आज भी वक्त है, जाओ, रेफरेंडम हो चुका है, जेल में जाओ, जा कर के माफ़ी मांग लो इमरान खान से, फतह मक्का की तरह हम तुझे माफ़ कर देंगे, मगर इस मुल्क में जुल्म मत करो, इस मुल्क का गंदा चेहरे को गंदा मत करो। ये बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत लोगों का ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा है। ये चंद लोग जो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के घटिया किस्म के डिसीजन कर रहे हैं, ये उनका मुल्क नहीं है। ये मुल्क गलत फैसलों करने वालों का मुल्क नहीं है, ये उन बोने सियासतदानों का मुल्क नहीं है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने साथ इदारों के उन करप्ट लोगों को मिला के पूरे पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बना लिया है। कौम को फैसला करने दें, वो जिसको हक राही देना चाहते हैं वो हक उनको इस्तेमाल करने दें। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीक-ए-कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है और तारीख लिख रही है और तारीख इसका फैसला कर। आप सारे दोस्तों ने कल देखा, एक पोलिंग स्टेशन भी शायद नहीं कह सकते, शायद कोई का दुका हो, मुझे नहीं पता, जहां मैं तारिक फजल से पीछे हूं, हर पोलिंग स्टेशन पे ह्यूज डिफरेंस था, आधे से ज़्यादा का फ़र्क था, इवन देहातों में भी इससे ज़्यादा फ़र्क था। और तमाम पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है और रात को जा करके उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किसी ने उस 45 फॉर्म को तब्दील नहीं किया, उस ये नहीं कहा कि ये गलत है, कोई किसी हवाले से कुछ नहीं हुआ। तो आज जिस अंदाज से ये बदनीयती कर रहे हैं, ये इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर कर रहे हैं, ये मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी मैं एक बात फिर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है, इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज़्यादा आती है। और ये ब्यूरोक्रेसी जिसने अपनी बदयांती पहले साबित कर दी थी जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए। आप मीडिया, कुछ दोस्त गवाह हैं, नासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं और लोग गवाह हैं, मैं इनको साथ लेकर गया इसी रिटर्निंग अफसर के पास। मैंने इसको कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं उसको रिमूव करने या उसका जवाब देने को तैयार हूँ। इनकी मौजूदगी में उसने कहा आप वो कैंडिडेट हो जिसका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल है और कोई अब के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। रात के 12 बजे जब आया रिजल्ट तो पता चला ना मेरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। जिसकी बदनीयती प्रूवन हो, जिसकी बेईमानी प्रूवन हो, मुझे बताएं अगर वो ये तर्ज अमल अडॉप्ट करेगा तो मुझे बताएं कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आइन नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आवाम को फैसला करने का अख्तियार नहीं है? तो फिर ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आपने चोरी करनी है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, क्योंकि आप चोरी के आदी हैं और माजी में भी किया, मेरे खिलाफ आपने झूठ बोल के आपने मेरे कागजात रिजेक्ट किए। चोरी की इजाज़त देता हूँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार की, लेकिन डकैती अगर करोगे तो ये लोगों का हक है, ये मेरा हक नहीं है। मैं इक़्तिदार में होना, असम्बली में बैठना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोगों का हक है, बुनियादी हक है, वो किस को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। जो पीटीआई के साथ जुल्म, ज़्यादती, जबर का माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश हुई, किंग्स पार्टियां बनाई गईं, ये सारे सिलसिले नाकाम हो गए। तो उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म छीनने का सिलसिला शुरू हुआ। नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर प्रपोजल सिकंदर को उठाने तक और उसके बाद उनकी जो कैंडिडेट्स थे उनको अगवा तक का सिलसिला भी जारी रहा। जब सारे बोने सियासतदान और इदारों ने देखा कि ये कामयाब नहीं हो सकते तो उन्होंने क्या किया कि 90% जो टॉप लीडर